तो सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये जो सेकंड चैप्टर होगा हमारा जावा ट्यूटोरियल में, इसमें मैं आपको सबसे पहला बेसिक एकदम जावा प्रोग्राम अगर आपको क्रिएट करना होगा तो वो कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, जैसे क्लासेस हो गए, हम क्लास के अंदर ब्रेसेस लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, मैं इन सभी चीज़ों को आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लास लोडर्स का। ठीक है, तो क्लास लोडर्स के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जेवीएम आपकी क्लास को लोड करता है, कैसे वो फाइंड आउट करता है। ठीक है, पाथ और क्लास पाथ में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, पर फिर भी यहाँ पे मैं उसकी इंपॉर्टेंस को समझाऊंगा कि क्लास पाथ का इंपॉर्टेंस कैसे जावा के साथ होता है और पाथ जेनरिक बेसिस में होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था। और जो भी सिंपल सा जावा कोड प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ पे वेरिएबल्स और मेथड्स को भी, एक बेसिक वेरिएबल्स और मेथड को क्रिएट करेंगे, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें जो भी उसका फॉर्मेट होता है वो क्या होता है और क्यों उस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि और थोड़ा डिटेल में कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स किस किस टाइप से, जैसे स्टैटिक मेथड हो गए, इंस्टेंस मेथड हो गए, वो और ज़्यादा डिटेल में हम उसको जाएंगे। पर अभी इस वाले सिर्फ सेकंड चैप्टर में बहुत बेसिक तरीके से एक जो बेसिक होता है जावा प्रोग्राम का, वो मैं आपको समझाऊंगा। आई होप कि वो आपको एक बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा कभी भी आपको क्रिएट करने के लिए। और ना ही ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आईडी में सीधे क्रिएट करूँगा, मैं आपको नोटपैड में भी क्रिएट करके फर्स्ट पहले दिखाऊंगा कि नोटपैड में देखिए क्रिएट करने में इन जनरल क्या प्रॉब्लम होती है। जो थोड़ी बहुत मैं जैसे कैपिटल लेटर वगैरह में वो सब चीज़ें कोड लिखा है, तो वो कैसे कंपाइलेशन में एरर आती है, कैसे कंपाइलेशन इन जनरल अगर आपको नोटपैड में भी बना के जावा प्रोग्राम करना होता है तो वो कैसे आती हैं। ठीक है, और क्यों आईडी हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, कितना ज़्यादा ईज हम लोगों के लिए करता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटपैड में जावा प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले चलिए नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड में बनाएंगे हम लोग जावा कोड और उसमें समझेंगे कि कैसे जावा कोड के लिए आईडी एकदम ज़्यादा आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट भी नहीं। आप चाहे तो बेसिक आपको स्टार्टिंग करनी है तो नोटपैड में स्टार्टिंग करेंगे और समझ में आएगा आपको फिर कि नोटपैड में बेसिक जो जावा प्रोग्राम बनाते हैं हम, वो और आईडी में करने में क्या कितना ज़्यादा अंतर होता है। एलएस तो लिनक्स का प्रोग्राम है, DIR विंडोज़ का प्रोग्राम हो गया, देखने विंडोज़ का कमांड हो गया, देखने के लिए कि क्या क्या हमारी डायरेक्टरी क्या क्या लिस्ट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना खुद का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम मेरे पास ऑलरेडी एक कोड स्पेस है, उसके अंदर हम लोग बनाते हैं PMDC जावा करके, और उसमें हम लोग जितने भी इस ट्यूटोरियल में प्रोग्राम बनाएंगे सब कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बाद में मैं आपको गिट का ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो भी हम जावा प्रोग्राम बना रहे हैं गिटहब में कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, और उसी में मैं सारे प्रोग्राम अपलोड भी कर दूंगा ताकि आपके रेफरेंस के लिए आसान रहेगा। तो MD कमांड से विंडोज़ में बन जाती है आपकी डायरेक्टरी, CD कमांड से आपका उसमें चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जावा आपके में इंस्टॉल्ड है कि नहीं, और उसका पाथ सेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हम लोग ये काम करते हैं, इसको पहले जावा फाइल की तरह नोटपैड में जो भी चीज़ें लिखेंगे, देखिए आप बाय डिफ़ॉल्ट जानते हो वो टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, और टेक्स्ट फाइल होगी तो वो जावा प्रोग्राम चलेगा नहीं, है ना। तो इसको हम जावा प्रोग्राम की तरह कैसे बनाएंगे वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप पहले अपनी वही लाइब्रेरी में जो हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाई थी उसमें चलते हैं, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर आपको फाइल का नाम सेव करना है। तो इसका नाम मान लीजिए first.java हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो जब इन्वर्टेड कामास के अंदर जो भी आप एक्सटेंशन देंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसी एक्सटेंशन को समझेगा। ठीक है, उसी की तरह रिकॉग्नाइज करेगी, समझेगा हाँ ये जावा फाइल। और सेव करने के पहले आप ये ध्यान दीजिए, देखिए आप किस यूनिकोड में सेव कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, कई बार अलग अलग अगर आप यूनिकोड में सेव कर देंगे प्रोग्राम को, और तो वो कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम देता है, कंपाइलेशन में भी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि हर यूनिकोड में किस कैरेक्टर को कैसे रिकॉग्नाइज करता है ये आपको समझना जरूरी है। मोस्टली आईडीज में भी आपका UTF-8 ही फॉलो होता है, इसलिए नोटपैड में भी UTF-8 लेके हम लोग चल रहे हैं। स्पेशली जब मल्टी लैंग्वेज आप कोडिंग वगैरह करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम क्रिएट करना। अभी देखिए मैंने यहाँ पे C कैपिटल भी लिया हुआ है। ठीक है, क्लास में देखते हैं ये एरर देता है कि नहीं देता है। और बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी फाइल से आपने स्टोर किया हुआ नाम से फाइल को, उसी नाम से आपकी क्लास बनानी है यहाँ पे। ठीक है, अभी बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर रखिए। तो फर्स्ट नाम से ही मैं क्लास बनाऊंगा क्योंकि इसी नाम से फाइल सर्च होगी। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको जैसे पता है कि लिखना चाहिए। अब इसमें देखिए P और S वगैरह भी मैंने सब कैपिटल रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कंपाइलेशन में एरर कैसे आती है, जबकि आईडी में आपको इतना प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होगी। वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे कितना आसानी से काम हो जाता है। और किसी भी चीज़ को आपको प्रिंट करना है तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि मुझे system.out.print में लिखूंगा, और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी चीज़ मैं लिखूंगा तो ये जावा प्रोग्राम जो रन होगा उसको प्रिंट कर देगा। सेमीकोलन बहुत जरूरी है। system.out.print को भी मैं डिटेल में आपको पूरा समझाऊंगा कि ये क्यों हम इस तरीके से
प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको कोड को सबसे पहले कंपाइल करना जरूरी है। तो जावा सी जो कमांड होता है वो कंपाइलेशन के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जावा का वर्जन क्या है, जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो जावा इंस्टॉल्ड थी इसलिए सारे कमांड है, वर्जन इसके 15.0 है। लेकिन अगर मल्टीपल वर्जन्स है और उनको देखना है कि हमें कि कौन सा क्यों सेलेक्ट हो रहा है, 15.11 भी है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप जीडीके को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको पाथ सेट करना जरूरी है, ठीक है। सिस्टम लोकल वाले में तो यूज़र वेरिएबल के लिए ही खाली सेट होगा, इसमें देखिए नहीं है इन जनरल, वो सिस्टम में सेट है क्योंकि सबके लिए जावा इंस्टॉल करी गई थी। इसमें एडिट में आप जाएंगे, देखिए 15 वर्जन सबसे पहले ओपन जीडीके का आ रहा है, उसके बाद 11 वर्जन आ रहा है। इसका मतलब 15 को पहले वो सेलेक्ट करेंगे, इसके बेसिस पे आपका जावा वर्जन 15 आ रहा है। आपको चेंज करना हो तो वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं या हटा सकते हैं एक का बात। इस बेसिस पे आप जावा वर्जन इंस्टॉल करते हैं। और देखिए कहीं से भी एक्सेस हो रहा है, आप किसी भी फोल्डर में है जावा को अगर हम कंपाइलेशन के लिए रन करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। और एक चीज़ और आप देखेंगे कि जावा सी जो कमांड है ये जो कंपाइलेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट डॉट जावा पूरा एकदम एक्सटेंशन के साथ देंगे, इसमें स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आप जब कंपाइल मैंने किया तो इसमें एरर ये दिखा रहा है ऑलरेडी जो जावा सी है, और बाई डिफॉल्ट आईडी वगैरह भी यही यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी ईज के लिए बेसिक से दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब जो भी एरर आई है हम उस एरर को धीरे धीरे यहाँ कम करते जाएंगे। अब देखिए हम लोग हर चीज़ को छोटा कर देते हैं जो लोअर केस में है, उसके बाद रन करके प्रोग्राम देखते हैं। ये देखिए आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आया कि अगर मुझे नोटपैड में प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब जब हम इस जावा प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो जेवीएम है, जो इसका बाइट कोड बन चुका है कंपाइलेशन के बाद में, उस बाइट कोड को उठा के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और टेस्टिंग आपका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि देखिए बिन फोल्डर में जो जावा सी और जावा जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जो जावा फोल्डर के अंदर होता है वो मतलब कैसे ये लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो उसमें बहुत ढेर सारी लाइब्रेरीज होती हैं। वो सब आपके नॉलेज में होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जैसे कंपाइल कोड को आपको सोर्स कोड में दोबारा कन्वर्ट करना है तो जावा पी कमांड होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसके पाथ में चलते हैं जहाँ पे भी ये इंस्टॉल्ड था। ये देखिए इसका बिन फोल्डर में डायरेक्टली चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कई DLL फाइल पड़ी, क्योंकि ये जो जावा वर्चुअल मशीन या जो हम लोग JDK इंस्टॉल किया हुआ है ये विंडोज़ के स्पेसिफिक है, तो ये सारी कोडिंग उसके स्पेसिफिक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से की गई, इसीलिए आपको यहाँ पे डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज मिलती है जिसके थ्रू इस ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जीक्यूशन होता है। देखिए यहाँ पे जावा ये टूल पड़ा हुआ है, जावा सी टूल पड़ा हुआ है, और भी बहुत ढेर सारे टूल यहाँ पे पड़े हुए हैं। हर टूल का अपना अपना खुद का यूसेज है, जार बना हुआ है, तो इन्हीं का यूसेज आप करते हैं अपने जो भी स्पेसिफिक आपकी नीड हो, ठीक है। जे शेल से आप डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं, जो हम लोग अभी ऑलरेडी यहाँ पे पास करें स्ट्रिंग आर्गुमेंट की तरह पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो जाइशेल वगैरह ऑलरेडी ऐड हुआ था न्यूअर वर्जन ऑफ जावा में। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी आप स्पेसिफिक जावा से रिलेटेड चीज़ें होती है सारे बिन कमांड में ऐड कर देते हो, और यही ऑपरेटिंग सिस्टम को बस समझना होता है, और ये हर लैंग्वेज के स्पेसिफिक है। अब देखिए जावा कमांड को फर्स्ट मैंने रन किया, इसने बाइट कोड जो भी जावा वर्चुअल मशीन का था लोड किया, और उसके अंदर उसको एक चीज़ करनी थी, प्रिंट करना था टेस्टिंग, जो कि जिस कमांड के थ्रू होगा वो आपको बताओ, टेस्टिंग प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम आईडी में करेंगे, ठीक है। अब आईडी के लिए भी देखिए मैं STS यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका बेस है इक्लिप्स, और जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि इक्लिप्स पे भी आप बना सकते हो, आप किसी भी मतलब उसमें बना सकते हो, और सब में एक ही जैसा होता है, कोई एक्स्ट्रा अलग से नहीं होता है। लेकिन मैं जो भी STS में कर रहा हूँ समझ लीजिए इक्लिप्स के लिए भी आपको फॉलो होगा। यहाँ पे आपने क्रिएट नया जावा प्रोजेक्ट बनाया है, आप ये देखिए आपका कौन सा रन टाइम इन्वायरमेंट है, उसको सेलेक्ट आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मतलब इसको फिनिश भी कर सकते हैं। सोर्स फोल्डर वगैरह ये ऑलरेडी देखिए उस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर ही सारे प्रोग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। अभी इसको फिनिश करते हैं, और जावा 9 के बाद एक्चुअल में मॉड्यूल वगैरह भी जनरेट हो जाते थे, पर हमें उसका काम नहीं है तो हम उसके लिए यहाँ पे मना कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए इस फोल्डर को आप एक्सपेंड करेंगे आईडी में, तो आपको इसके अंदर सोर्स फोल्डर नजर आएगा, और उसके अंदर आप पैकेज, पहले एक बेसिक पैकेज पर जो भी क्लास है वो किस पैकेज के अंदर होंगी, एक बेसिक पैकेज हम बनाएंगे। पैकेज के बारे में और डिटेल में समझाएंगे, एक्सेस स्पेसिफायर वगैरह जो अगले चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। उसमें अभी हम क्या करते हैं, इसका पैकेज का नाम दे देते हैं जावा ट्यूटोरियल, ठीक है। अब इसके अंदर हम बेसिकली सब क्लासेस बनाएंगे। पहले जैसे हम फोल्डर बनाए हुए थे नोटपैड में, वैसे ही पैकेज को समझ लीजिए। अभी इसमें फर्स्ट नाम ही ले लेते हैं, हमारी फर्स्ट हटा देते हैं, एक मिनट,
ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे यहाँ क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आपका कोड देखिए जनरेट हो गया इस पर एकदम करेक्ट सिंटैक्स के साथ में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ में, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है उसका भी देखिए शॉर्टकट होता है, SYSO करके होता है। ये देखिए इसका शॉर्टकट है, SYSO खाली लिखेंगे आप यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हो गया, टेस्टिंग लिखे, डेथ सेट, खत्म आपका काम। अब ऊपर से देखिए रन एज, आप राइट क्लिक करके भी रन एज अ जावा एप्लीकेशन कर सकते हैं, या ऊपर से भी जावा एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और आपका टेस्टिंग यही कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आ रहे हैं किसको आप रन करना चाहते हैं, आप स्प्रिंग बूट की तरह भी रन कर सकते हैं, पर हमें सिंपल जावा एप्लीकेशन ही यहाँ पे रन करना है इसको, और सर्वर पे भी रन नहीं करना है, तो सिंपल जावा एप्लीकेशन पे इसको हम रन करते हैं। और देखिए टेस्टिंग आपका नीचे यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया, दैट्स इट। इट इज़ सो सिंपल जावा प्रोग्राम क्रिएट करने का, और यही हर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए ये बेसिक आपका मस्ट रहेगा। मल्टीपल जावा क्लासेस अगर आप जनरेट करेंगे तो भी आपका एक कहीं ना कहीं मेन मेथड किसी मेन क्लास में रहेगा, वहाँ के थ्रू आप मल्टीपल क्लासेस को कॉल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अभी फर्स्ट जावा प्रोग्राम क्रिएट किया है नोटपैड IDE में, 5 क्लास पाथ की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली है, बिन फोल्डर में जो भी टूल्स अवेलेबल हैं JDK के बिन फोल्डर में उनकी भी इंपॉर्टेंस हमने समझ ली है। अब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट को समझेंगे और वेरिएबल्स मेथड को समझेंगे। हालांकि वेरिएबल्स और मेथड से रिलेटेड बहुत डिटेल वीडियो एक मैं अगले चैप्टर में कवर करूंगा, जिसमें आपको स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक इनिशियलाइजर और इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, सब कुछ मैं उसमें कवर करूंगा। लेकिन अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जावा प्रोग्राम में चाहिए होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और वेरिएबल और मेथड से रिलेटेड, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेन मैंने जैसे पहले बताया था कि मल्टीपल अगर क्लासेस हम बनाएंगे तो एक मेन क्लास तब भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये कोर जावा में इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं तो आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ क्या होता है जो सर्वलेट और JSP हमारे होते हैं उनके थ्रू ही सर्वर से कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश हो जाता है और उनके बेसिस पे हम रिस्पॉन्स भेज देते हैं। लेकिन कोर जावा में जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे सिर्फ बेसिक एप्लीकेशंस वगैरह और APIs वगैरह में भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप किसी भी या तो किसी माइक्रो सर्विस या API से कॉलिंग करेंगे किसी मेथड के, तो डायरेक्टली मेथड को आप कॉल कर सकते हो, उसके थ्रू एग्जीक्यूशन करेंगे, और किसी फ्रंट एंड से भी अगर किसी बटन के क्लिक पे कुछ कॉल करेंगे तो आप डायरेक्टली मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। पर अगर सिर्फ जावा के क्लासेस का बंडल आप बनाते हैं जिसमें जार पैकेजेस आप बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई ना कोई एग्जीक्यूशन पहला पॉइंट होना होगा स्टार्ट करने के लिए, और वो JVM के अंदर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो JVM में जब क्लास लोड होगी तो सबसे पहली जो क्लास लोड होगी वहां पे मेन मेथड से ही कॉलिंग होगी और उसके अंदर से आप सारे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक मेन क्लास तो होगी, लेकिन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि क्या मतलब है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, हम कोई भी अगर हमें सोल्यूशन बनाना है, चाहे एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, आपका इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, जिसके लिए स्पेशल वीडियो भी अलग से मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर मैं इसमें कवर करूंगा। लेकिन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को समझने के लिए देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहा जाता है कि आप हर चीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल चलिए स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट में क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ स्टूडेंट ID होगी जो इंटीजर टाइप से होगी, ठीक है, और वो मान लीजिए 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। या आप नहीं भी डिफाइन करेंगे, आप सिर्फ डिफाइन करना चाहते हैं कि उसके अंदर स्टूडेंट ID होगी, उसकी कुछ कॉलेज मान लीजिए कॉलेज नेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप जब ये डिफाइन करें वेरिएबल्स ये इसके डिफाइन करें, मतलब ये उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इनके सेटर और गेटर वो भी आप जो जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली, देखिए यहाँ सोर्स में जाइए, जनरेट गेटर से सेटर में करेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल, जनरेट। तो ये जो इसके आपने देखिए मेथड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, इसका एक फॉर्मेट है, ठीक है, कि ये आप स्टूडेंट ID को अगर गेट करना चाहते हैं आप, तो आप गेट स्टूडेंट ID को कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको कॉल करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर स्टूडेंट डिफरेंट होगा, वो कोई स्टूडेंट में कौन सी वैल्यू सेट होनी है तो वो वैल्यू आप वहां से पास करेंगे, तो ठीक है। तो अब आप देखिए ये सारी चीजें सेम पैकेज में है, तो मैं अगर फर्स्ट मेन डॉट जावा में जाता हूँ, ठीक है, हर कोड यहाँ पे स्टूडेंट मेन के अंदर मैं लिखूंगा, स्टूडेंट को कॉल करता हूं मैं, मान लीजिए S1 स्टूडेंट का नाम है, तो इस तरीके से हम एक नए ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं कंस्ट्रक्टर वगैरह के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब 100 स्टूडेंट हो सकते हैं किसी भी कॉलेज में, या 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, तो इसी चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो जब हम उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर उनकी वेरिएबल्स सेट करेंगे, जैसे कॉलेज नेम हो गया, मान लीजिए सेम कॉलेज है, कॉलेज 1, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई S1 की, ठीक है। और ऐसे ही S1 सेट इसकी स्टूडेंट आईडी हो गई, मान लीजिए आपने 1 कर दी, ठीक है। तो ये जो S1 ऑब्जेक्ट है उसकी स्टूडेंट आईडी 1 है और उसका कैरेक्टरिस्टिक कॉलेज नेम है। तो कोई भी आपको मैनिपुलेशन मेथड्स की कॉलिंग कुछ भी करनी है S1 स्टूडेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपकी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गई। और क्लास क्या है यहाँ पे, क्लास आपकी स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि आपने डेफिनेशन क्रिएट कर दी है। और इस डेफिनेशन को आप जो भी वैल्यूज पास करेंगे उसके बेसिस पे मल्टीपल इसके ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑलमोस्ट एक तरीके से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो क्लास इसीलिए कहते हैं कि हम एक ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें कोई भी वेरिएबल्स वैल्यूज डालना चाहते हैं, वो सबकी डिफरेंट होगी और वो उसी तरीके से क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, फिर भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें ये वेरिएबल्स हो गए, जिसको अभी हम देखिए क्लास के अंदर जो वेरिएबल आप बना रहे हैं इनको इंस्टेंस वेरिएबल भले ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल्स की एक्चुअल डेफिनेशन आप जो यहाँ पे सेट कर रहे हैं वेरिएबल पास करके, वो ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको आप ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस वेरिएबल कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर चलिए अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए आप। और ये उसके मेथड्स होंगे किसी भी क्लास के, ठीक है। अब मेथड्स आप कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे आप अपना खुद का कुछ मेथड बनाना चाहते हैं, डिस्प्ले मेथड, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हर मेथड, कोई भी मेथड होगा, सबसे पहले उसका मेथड नाम होगा और उसके जस्ट पहले उसका रिटर्न टाइप आएगा, ठीक है। ये मस्ट है, इससे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। पर इसके पहले आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक हो गया या प्राइवेट हो गया या स्टैटिक हो गया, ठीक है, या दोनों हो गए, ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शनल होती है। पर मेथड के पहले मेथड रिटर्न टाइप उसका होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जो डिस्प्ले मेथड है, मान लीजिए कि कहीं से भी इसको कॉल करेंगे, वहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करने वाले, सिर्फ हम अगर डिस्प्ले करने वाले हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट इन्फो इज, अब देखिए अगर आपको वेरिएबल प्रिंट करानी है जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पास करेंगे, तो आप यहाँ पे उसका स्टूडेंट आईडी अगर लिख देंगे तो वो उसकी स्टूडेंट आईडी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या प्रिंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्टूडेंट S1 का डिस्प्ले मेथड कॉल करें, मतलब आप स्टूडेंट S1 की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से रन करिए प्रोग्राम को, देखिए स्टूडेंट इन्फो इज 1, ठीक है। इट इज सो सिंपल, ठीक है। तो ये आपने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर ली उसकी, ठीक है। तो आप क्या करें, वेरिएबल का यूसेज भी यहाँ पे अगर प्रिंटिंग करनी है तो आपको इस तरीके से प्लस मेथड को यूज करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने सीधे वेरिएबल का नेम लिख दिया ताकि वो डायनेमिक रन टाइम पे आप जो वैल्यू पास करेंगे उसकी वैल्यू ही यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये फर्स्ट जो आपका ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसके बारे में भी वही सेम चीज रिलेट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आपको बताया रिटर्न टाइप इसका मस्ट है, ठीक है। अब देखिए S1.display जो है ये यहाँ पे कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा था, ठीक है, सिंपल प्रिंट कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करानी होती, मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन में करता है यहाँ पे और वो वैल्यू रिटर्न करता, तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे किसी वैल्यू में स्टोर करता। मान लीजिए इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू आती, ठीक है, इंटीजर रिजल्ट, ठीक है, S1.display, जो कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि देखिए एरर दिखा रहा है क्योंकि वाइट टाइप से है। अब यहाँ पे जाके इसको चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इंट, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ रिटर्न वैल्यू करनी पड़ेगी, मान लीजिए रिटर्न 0 कर देते हैं, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न टाइप होके यहाँ पे रिजल्ट में वैल्यू आती है और आप इसको प्रिंट करा सकते हैं जो भी आपको यूसेज करना होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में रिटर्न टाइप का मेन पर्पस होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप सही कर दीजिए इसको। जिस पेज में आप जाएंगे तो अगर अंडू करेंगे वो उसी पेज से स्पेसिफिक ही होगा, ठीक है। अब मेन बात आते हैं इसको समझने की। देखिए वही मैंने बताया, मेन के पहले देखिए मेन आपका मेन मेथड तो यही रहेगा हमेशा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। कल को अगर आप इसको कैपिटल M या 2 या ओवरलोडिंग करते हैं, कुछ और वेरिएबल पास करते हैं, तो भी ये नहीं एक्सेप्ट करेगा जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि वहाँ डिफाइंड ऑलरेडी कि एरे ऑफ स्ट्रिंग आर्गुमेंट ही होना चाहिए। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ARGS है, ABCD कुछ भी आप रखिए, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, वो तब भी रन करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो मेन मेथड है इसका नाम यही होना चाहिए, इसके पहले जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड ही होना चाहिए। अब स्टैटिक पब्लिक जो है यहाँ पे, इसमें देखिए स्टैटिक आप चाहे तो इसके पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे,
ठीक है। इसके पहले के जो भी मॉडिफायर्स आएंगे आप कोई भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी एज इट इज प्रोग्राम आपका रन होगा। देखिए कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, कोई उसकी आपकी एरर नहीं है, रन टाइम पे भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप इंट लिखेंगे या कोई और रिटर्न टाइप लिखने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। यहाँ प्राइवेट लिखेंगे, मतलब इस जो एक्चुअल उसकी वैल्यूज हैं, आप स्टैटिक बबलिंग में वो तो इधर उधर कर सकते हैं, पर आप स्टैटिक को हटा नहीं सकते हैं या फिर उसको प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, तो वो मेन मेथड आपका एक्चुअल में जीवीएम के थ्रू कॉल नहीं होगा क्लास लोड होने के बाद, ठीक है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन है जो फ्रेशर्स लोगों से बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि ये क्लास फर्स्ट को ही लोड करके उसके जो मेन मेथड को कॉल कैसे करता है, जो क्लास लोडिंग वाला काम होता है, क्योंकि पहले कोई ना कोई क्लास तो लोड होगी ही होगी, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो क्लास पास से आपने समझ लिया था कि वो क्लास को फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्लास को लोड करने के बाद भी वो कैसे, वो जो वो उसमें मेन मेथड को सर्च करता है, उसके पहले भी जेडीके की कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो लोड होनी बहुत जरूरी होती हैं, वो उनको कैसे लोड करेगा, ठीक है। वहीं पे काम आता है आपका क्लास लोडर का, ठीक है। तो अब हम अगर क्लास लोडर की बात करते हैं, क्लास लोडर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो तीन टाइप से देखिए क्लास लोडर्स होते हैं। एक है बूट स्ट्रैप, मतलब स्टार्टिंग से ही जो जेडीके के लिए आपके जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट होती हैं आपके जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन करने के लिए, रन करने के लिए, उनको जो लोड करने का काम करता है वो आपका बूट स्ट्रैप क्लास लोडर करता है, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी जो होती है एक्सटेंशन में, वो एक्सटेंशन में लोड होती है, और फिर सिस्टम क्लास लोडर का काम आता है। सिस्टम क्लास लोडर अपना क्लास पाथ को सर्च करके जो हमारी जो फाइल बनाई हुई है वो उनको लोड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझने की है, क्योंकि अगर ये क्लास लोडर्स काम नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशन लोड होके जो भी एग्जीक्यूशन का काम होना है वो नहीं हो पाएगा। कल को अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आपको कुछ बिना क्लास पास सेट किए भी आपको अपनी एप्लीकेशन को लोड करा के काम करना है, ठीक है, तो अगर आप एक्सटेंशन जो क्लास फोल्डर है, EXT करके फोल्डर आपको इसमें देखिए, जैसे बिन फोल्डर बना है वैसे ही EXT करके फोल्डर भी बना हुआ है जेडीके लाइब्रेरी में, वहां पे फाइल डाल देंगे तब भी आपका रन हो जाएगा प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि वो क्लास लोडर वहां से क्लास लोड करता है। तो बूट स्ट्रैप आपकी जेआरईज की इंपॉर्टेंट फाइल्स को लोड करने के लिए हो गया। उसके बाद एक्सटेंशन कुछ ऐसी भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है जो उनको भी लोड करता है। फिर सिस्टम क्लास लोडर का काम होता है जो आपकी सारी जो जावा कस्टम फाइल्स हम लोगों ने बनाई हुई है वो उनको लोड करने का काम करेगा, ठीक है। और जो आईडी भी है, देखिए आईडी से आप ज्यादातर जब काम करते हैं तो आपको क्लास पाथ सेट करने की जरूरत कई बार नहीं पड़ती, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिकली अपने आप वो सब काम आपके बैकग्राउंड में कर रहा होता है। इसलिए मैंने नोटपैड से आपको ये चीजें रन करके बताई है, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हेल्पफुल हुई हो, जिसमें क्या कहते हैं कैसे ये एक्चुअल में पूरा काम होता है। फर्स्ट जावा प्रोग्राम भी आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा है वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और उसके बाद अब हम लोग अगले में थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस लेवल समझते चले जाएंगे। जैसे एक्सेस स्पेसिफायर को मैं समझाऊंगा, पैकेजेस मैंने एक ही बनाया था, मल्टीपल पैकेज बनाएंगे, मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे, और उनमें सब क्लासेस में कुछ ना कुछ हर मेथड और हर फंक्शन में स्पेसिफायर देके ये देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस होता है कि नहीं होता है, मेथड के थ्रू एक्सेस होता है कि नहीं होता है, मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इंस्टेंस, लोकल और स्टैटिक वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर और स्टैटिक इनिशियलाइजर में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपके सिस्टम क्लास लोडर को जब लोड करता है आपकी क्लास को ना, तो वो किस किस मेथड को सबसे पहले कॉल करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज इनिशियलाइज होती हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बेसिस पे कई बार आप जेडीबीसी वगैरह की कॉलिंग करते हैं, डाटाबेस वगैरह की कॉलिंग करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मेथड का एग्जीक्यूशन करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। और कई बार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होने के पहले भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ चीजें करने की जरूरत पड़ जाती है, जहां पे इनिशियलाइजर और स्टैटिक इनिशियलाइजर का काम आता है। और उनका एग्जीक्यूशन भी हमेशा नहीं होता, कभी एक बार होता है या मल्टीपल टाइम कब होता है, वो इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।